नेक्स्ट है हमारा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है। यहाँ दोनों चीजें होगी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। और हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे, पार्शियल किसे बोलेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पार्शियल रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। तो मान लो, पहले फिगर से समझ लेते हैं। मान लो दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर मीडियम और दूसरा क्या, वाटर है। नीचे क्या है, पूरा वाटर है मान लो, और वाटर में हमने लाइट का सोर्स रखा है। कहा, वाटर में रखा है। तो ये जो मीडियम होगा ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और ये मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम रेयरर मीडियम, और ये क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो अब लाइट रे कहां से, कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम, कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में ट्रैवल हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। अब हमने रिफ्रैक्शन के वक्त पढ़े कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है या पास होती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, अब यहां में दो कंसेप्ट ध्यान में रखने। तो जब भी इस तरह से डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया में जब रे जाएगी तो जनरली क्या होता है, टोटल पूरी की पूरी रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक, उसी मीडिया में रिफ्लेक्शन होना। हमने पहले दिन देखे थे, रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, जब भी किसी सरफेस से कोई वेव या रे टच होती है, टकराती है, तो क्या होगा, उसी मीडिया में रिटर्न बैक आना किसी एंगल से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये रे जो जा रही है, मान लो ये रे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है, सम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट हो रही क्या, नहीं, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा उसका, कुछ पार्ट उसका, टोटल नहीं। समझ में आ रहा है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और बचा हुआ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये जो कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल है ना, सम पार्ट उसका। आगे धन्य, सो पार्शियल रिफ्लेक्शन देखो, व्हेन लाइट एंटर्स अ रेयरर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो व्हेन लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करता है, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड। पार्शियली मतलब कुछ पार्ट, दैट इज part of the light gets reflected and come back into the denser medium as per the laws of reflection. Reflection की लॉ की वजह से, लॉ क्या होता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वही इधर बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के। तो उस लॉ के हिसाब से तो कुछ पार्ट, रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम पार्शियल। पूरी तरह से नहीं हो रहा, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, पार्शियल हो रहा। और बचा हुआ, the rest of the light gets refracted and goes into the rarer medium। और बची हुई लाइट रे क्या होगी, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी। यहां भी लॉ लगेंगे, तो रिफ्रैक्ट में क्या होगा, तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे क्या होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि जो सम पार्ट ऑफ द रे गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, पार्शियल, सम पार्ट ऑफ रे, पूरा नहीं, इसलिए पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। अब जैसे जैसे ये एंगल देखो, ये रे जा रही है, तो ये जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है, अब यहां से अगर हम स्ट्रेट नॉर्मल की डायरेक्शन से जाएगा, तो हमने देखा नॉर्मल की डायरेक्शन से जाता है। ठीक है, तो रे सीधी जा रही है, तो इसका डेविएशन होगा क्या, रिफ्रैक्ट रे का। उसका कुछ पार्ट देखो इधर भी दिया है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम डायरेक्शन से और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो हमने देखा जब नॉर्मल की डायरेक्शन से, चाहे वो रेयर से डेंसर मीडिया में, चाहे डेंसर से रेयर मीडिया में, क्या होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन से जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ नॉर्मल की डायरेक्शन से जा रही है, लेकिन जैसे एंगल चेंज हो गया तो इस एंगल से रे यहाँ पर टच हो रही है, तो ये नॉर्मल पोजीशन है, तो नॉर्मल से ये एंगल से रिफ्रैक्ट हो गई। फिर जैसे ये एंगल बढ़ गया, देखो फिर से एंगल इंक्रीज हो गया, ये सेकंड रे, तो इधर भी एंगल बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर देखो फिर और रे, तो थर्ड रे के लिए अब ये एंगल कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते जा रहा है। जैसी जैसी रे इधर दूर जा रही है, अवे जा रही है, या ये एंगल बढ़ते जा रहा है। अगर हम यहाँ नॉर्मल पोजीशन ले और एंगल ड्रॉ करें, तो जैसे जैसे एंगल इधर बढ़ते जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है नॉर्मल के साथ में। ये पहले तो 90 का एंगल था, फिर धीरे धीरे ऐसा आएगा। तो हमने कुछ रे, 2-3 रे यहाँ ड्रॉ किए,
तो मान लो इस रे के लिए ये एंगल बना रहा है, तो आगे चल के एंगल क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और एक पोजीशन आएगी कि एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस हो जाएगा। आगे तक में रिफ्रैक्टेड रे पहले सीधी है, फिर ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, जैसे जैसे रे इधर बढ़ती जा रही है, दूर दूर जा रही है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जाएगा। और एक पर्टिकुलर रे के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 का हो जाएगा। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है क्या हो जाएगी, सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्ट होगी इस डायरेक्शन से। और इसके बाद में ये जो एंगल बढ़ेगा तो रे किधर जाएगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 90 का एंगल मतलब ये सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है, मतलब इसकी लेवल, ये जो वाटर मीडियम है तो इसकी बाउंड्री के ऊपर आ गया अभी इस डायरेक्शन से। अब इसके बाद भी एंगल बढ़ना है ना, क्या हो गया, बाउंड्री के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब सेम मीडिया, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर एयर मीडिया, इसके अंदर, इसके नीचे वाटर मीडिया है। तो क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल के बाद में अगर डेविएट हो रही है और एंगल बढ़ रहा है, इस एंगल से कम है, तो रेयर मीडिया में, मतलब दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ गया, 90 से 91 भी हो गया, तो क्या होगा, रे इसी मीडिया में जाएगी। मतलब क्या होगा, सेम मीडिया में जब जाएगी, जब यहां से इधर नहीं जा रही तो रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा यार, टोटल पूरी की पूरी रे ऑलरेडी इधर आना चाहिए रे, कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी अंदर ही हो रहा है। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके एंगल के अंदर ही आ रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई रे। तो टोटल रे क्या हो रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक पर्टिकुलर एंगल, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल तक पहुंचेगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाउंड्री के ऊपर वो आ जाएगी लाइन, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के ऊपर आ जाएगी दोनों मीडियम के। और उसके ज्यादा अगर एंगल बढ़ जाएगा, ये रे है, तो इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन इस रे का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब पूरी की पूरी रे अभी रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ में आ गया पार्शियल और टोटल क्या होता है। पार्शियल का मतलब होता है कि सम पार्ट ऑफ द रे रिफ्लेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ द रे और लाइट refract in the rarer medium, while when the total light reflect after a critical angle, if the angle is increased, ठीक है, for incident ray on the boundary, then the total ray or total light get reflected in the same medium, so that is known as total internal reflection, ठीक है। तो देखो आपके बुक में दिया है, as a light is going from denser to rarer medium, it bends away from the normal, that is the angle of incidence I is smaller than the angle of reflection R, ठीक है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा I, यहां भी होगा I, यहां भी होगा I, यहां भी होगा I। अब देखो क्या रिलेशन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर। अब जैसे जैसे ये भी बढ़ते जाए, यहां स्मॉल है यहां थोड़ा, ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इधर इंक्रीज होते जाएगा। और पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी अब देखो डेंसर मीडिया से जब जा रहा है इधर रेयर मीडिया में, तो हमने देखा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये रे का, तो जो रिफ्रैक्टेड रे, तो एंगल आर क्या होगा, इसके लिए बड़ा होगा जनरली, ठीक है। तो एंगल आर रिफ्रैक्टेड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, जो अदर रेस के लिए हम स्टडी करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बढ़ेगा तो सेम वे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यानी क्या होता है, जो सेकंड लॉ हमने पढ़े, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ध्यान में रखना, ठीक है। कभी कभी स्नेल्स लॉ आता है, तो स्नेल्स लॉ यानी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का कांस्टेंट ही होगा। तो अगर r को इंक्रीज कर रहे तो r भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा। अब पर्टिकुलर इंक्रीज हो गया, फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया, अब यहां भी इंक्रीज हो गया, तो पर्टिकुलर एक एंगल के लिए, पर्टिकुलर एक एंगल की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो आगे दिया फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो वैल्यू ऑफ आर बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री।
तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब बाउंड्री के ऊपर सरफेस, ठीक है। ये वाटर है लेवल, तो उसके सरफेस का ऊपर वो रिफ्रैक्ट होगा रे। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, आई को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। किसको, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सी से आई, सी मतलब आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको सी लगा दिया तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 90 डिग्री का हो जाता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, उस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसके बाद में अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर। उसके बाद में जो भी रेज आएगी वो रिफ्रैक्ट न होते हुए क्या होगी, रिफ्लेक्शन दिखाएगी। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, the angle of refraction is larger than 90 degree, so rays return to the denser medium as shown towards the right in figure. आगे ध्यान में, तो जिस फिगर में दिया है, if ये एंगल, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, 90 डिग्री में होगी। अब 90 डिग्री से बढ़ना मतलब क्या होगा, उसी मीडिया में रे रिटर्न आ रही है, अब रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, दूसरे मीडिया में नहीं जा रही। आगे ध्यान में, तो फॉर एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इट गेट्स रिटर्न इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। The angle of refraction is larger than 90 degrees, such ray return to the denser medium as shown towards the right, ठीक है। Thus all the light gets reflected back into the dense medium। तो all the light, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा है क्या, नहीं। जितना लाइट यहां से यहां जा रहा है, सारा का सारा टोटल लाइट, ऑल द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल एज फॉलोज। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालना, उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सोर्स है, लाइट सोर्स है, यहां से निकलने वाली रेज है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से और अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अबो 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री के अबो जाना मतलब उसी मीडिया में रे रिटर्न आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स बना के हम इसको लिख लेंगे। तो आपको ये लिख लेना है, नीचे डायग्राम ड्रॉ करना है, आपके बुक में भी दिया है डायग्राम, ठीक है। जो हमने अभी डिस्कस किया फिगर से, ठीक है, डायग्राम से, उसको आपको लिख लेना है। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में आपको, ठीक है, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ जाती है वो हमें लिखना है। एज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे होता है, क्यों होता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल से अवे जा रहा है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। इफ वी इंक्रीज आई, अगर आई को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर विल आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। क्योंकि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, तो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर, और पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए द वैल्यू ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हो जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन
तो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडिया टू रेयर मीडिया फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर हो गया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी लार्जर देन 90 डिग्री हो जाएगा। और लार्जर देन 90 डिग्री का मतलब सच रे रिटर्न टू द डेंसर मीडियम, तो उसी मीडियम में डेंसर मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। दस ऑल द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो पूरा का पूरा लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है विद डायग्राम, तो आप डायग्राम निकाल के पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, किस तरह से हो रहा है। अभी हम देखेंगे फार्मूला टू फाइंड क्रिटिकल एंगल। तुम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हम क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करना। तो मान लो अभी रिफ्रैक्ट हमारा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया, यहां पर हमने क्या लिया था, डेंसर मीडिया सेकंड मीडिया है, और फर्स्ट मीडिया रेयरर मीडिया लिया था, एयर। तो रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, रेयरर मीडिया में, तो रेयरर मीडिया का हम निकालते हैं सेकंड मीडिया का, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, हम लिख लेंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल कब होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्रिटिकल एंगल कब होता है, 90 डिग्री का जब आर हो जाता है। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई यानी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, और जब क्रिटिकल एंगल होता है तो उसी वक्त आर की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो आर हो गया क्रिटिकल एंगल जो हमें फाइंड करना है, और आर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो इसके जगह रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर की जगह क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन आई, तो आई हमें फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय साइन आर, तो ये साइन आर मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस साल भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 यानी क्या होता है, 1। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन, यहां लिख लेंगे साइन आई बाय 1। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो साइन आई बाय 1 मतलब क्या होगा, साइन आई। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो उसके ऊपर से आप आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आगे दिन में तो इस तरह से फार्मूला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इज इक्वल टू साइन आई, और इसके ऊपर से हम आई फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल फाइंड होता है, तो फार्मूला हमने देखा था पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा हमने, उसके पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखा, ठीक है। तो डिस्पर्शन क्या होता है, वो हमने देखा। डिस्पर्शन यानी क्या होता है, जो लाइट रे है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट है उसका उसके कंपोनेंट कलर में क्या होना, सेपरेट होना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जब भी वो किसी मीडिया से जाता है, ट्रांसपेरेंट मीडिया से जाता है तब, ठीक है। फिर हमने देखा पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये तीनों प्रोसेस देखो, एक तीनों प्रोसेस हमें एक प्रोसेस में दिखाई देती है, जिसमें डिस्पर्शन भी होता है लाइट का, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो कौन सी प्रोसेस है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है, यहां रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होता है। तो तीनों प्रोसेस मिला के क्या इफेक्ट तैयार होता है, तो हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो रेनबो जनरली कौन से सीजन में हम देखते हैं, कब देखते हैं, रेनी सीजन में, ठीक है। रेन होते हैं, रेन के बाद में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है एयर में, और अगर सन आ जाता है, धूप निकलती है,
ठीक है, तो अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है, क्योंकि सन की रेज वो वाटर ड्रॉपलेट में से जाती है और रिफ्रैक्शन होकर हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो, अपोजिट साइड। आगे देखेंगे, अगर वेस्ट में सन है तो हमें ईस्ट में रेनबो दिखाई देगा। अगर बारिश हुई है और वाटर ड्रॉपलेट्स अगर मौजूद है या बारिश हो रही है, ठीक है, रिमझिम बारिश चालू है और सन भी है, मान लो, बहुत रेयर होता है, ठीक है, कि सन भी आपको है, धूप भी है, एक साइड से सन ऑलरेडी है और एक साइड में बारिश हो रही है। ऐसा अगर जब होता है उस वक्त हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। या आप फाउंटेन जो होता है वहां भी कर सकते हैं, एक साइड से आप लाइट का फोकस दो, फाउंटेन है, और दूसरे साइड में आपको रेनबो दिखेगा, ठीक है। तो ये रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, वो हम अभी स्टडी करेंगे इसमें। देखो आपकी बुक में क्या दिया है, सो रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। है ब्यूटीफुल, सबको देखना अच्छा लगता है, बढ़िया 7 कलर्स दिखते हैं, कलरफुल दिखता है स्काई में हमें। सो इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो एक कंबाइंड इफेक्ट, इट इज एक सिंपल एक प्रोसेस नहीं है कि बस रिफ्रैक्शन हो गया और रेनबो बन गया, ठीक है। तो रेनबो बनने के लिए भी और स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है, हम लोग राउंड शेप में दिखता है ऐसे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में उसमें कलर अरेंज होते हैं। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन। तो कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होती है? कंबाइंड इफेक्ट है। तो इसमें डिस्पर्शन इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे में जो तीनों चीजें पढ़े हमने, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी पढ़ा हमने, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे होता है वो भी देखा हमने, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो तीनों भी चीजें इस फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हमें दिखाई देती है। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर अ रेनफॉल। तो रेनफॉल के बाद में जनरली हम देख सकते हैं इसको। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। तो यहां भी क्या करेगा, ये जो ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉपलेट होता है, वो प्रिज्म की तरह करेगा। जैसे हमने देखा प्रिज्म में एक साइड से व्हाइट रे आ रही है, सन की रे, तो उसको क्या करते हैं हम, उसका डिस्पर्शन होता है, हमें 7 कलर्स का पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। तो एज जैसे प्रिज्म में होता है सेपरेशन ऑफ कलर, तो ये जो ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉपलेट, इट एक्ट एज ए प्रिज्म की तरह काम करता है। आगे देखेंगे, when light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is an internal reflection as shown in figure, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. All these 3 processes together produce rainbow. तो क्या होता है, तो मान लो ये सन की रे आ रही है, ठीक है, तो ये सन की रे सबसे पहले क्या हुआ, मान लो वाटर का ड्रॉपलेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, हम 1 ड्रॉपलेट कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं एग्जांपल। सो ये ड्रॉपलेट का सरफेस है, तो ये सरफेस के ऊपर क्या होगा, इसका भी सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होते हुए क्या होगा, अब ये जो कलर है, सन की रे है, व्हाइट कलर की है, कितने कलर से बनी, जनरली 7 कलर्स इसमें। तो क्या होगा, यहां जब रिफ्रैक्शन होगा तो हर एक कलर का क्या है, ये वाटर के लिए हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट हमने क्या नहीं देखा, डिस्पर्शन क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर की रेज जो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, जिसकी वजह से वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हर एक रे सेम वेलोसिटी से नहीं ट्रैवल करेगी इस मीडिया तो एक ही है, वाटर मीडिया, वाटर ड्रॉपलेट है, लेकिन हर एक कलर की वेलोसिटी क्या डिफरेंट है, इसलिए ये मीडिया के लिए हर एक कलर का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा हर एक कलर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने से बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हमने देखा सबसे कम कौन डेविएट होता है, रेड। तो रेड कलर जब कम डेविएट होगा तो ऊपर जाएगा, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, वायलेट। तो वायलेट कलर ज्यादा डेविएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 कलर यहां दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एंड वाले, इसके बीच में 5 कलर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेड कलर ऊपर आ जाएगा और वायलेट कलर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्पर्शन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन होगा, जो सन की रे आ रही वाटर ड्रॉपलेट में से। अब यहां क्या होगा, ये सरफेस के ऊपर यहां क्या हो रहा है, अब एंगल इस तरह से है, ये कर्व है इस तरह से, ठीक है। तो एंगल इस तरह से हो जाता है, तो हमने देखा कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्रिटिकल एंगल मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए 90 हो जाता है रिफ्रैक्शन में, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के ऊपर जब भी होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेज है इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसका। तो पूरी की पूरी रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, इधर नहीं होगी, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्ट होके ये रे इस तरह से आ गई इस सरफेस के ऊपर,
अब यहां से क्या होगा, इसका फिर रिफ्रैक्शन होगा एज इट इज। आगे देन तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है लाइट। लाइट की रे जो सन से आ रही है डिस्पर्स हो रही है, 7 कलर में सेपरेट हो रही है। ये 7 कलर उसी पैटर्न इधर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ड्रॉपलेट के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी मीडियम। तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ये सरफेस पे आ गई, और ये सरफेस से इसका क्या क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होके ये 7 कलर, ठीक है, ये वायलेट से लेके रेड कलर और इसके बीच में 5 कलर्स, ये सारे कलर्स हम तक पहुंचते, और इस तरह से हम रेनबो देख सकते, 7 कलर्स उसमें दिखाई देते हैं। आगे देखना रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो भी 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, एक होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो लाइट होते हैं डिफरेंट कलर के उसका, और बाद में उसका फाइनली रिफ्रैक्शन होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से रेनबो के 7 कलर्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो व्हाइट रे जो है सन से आने वाली, तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म की तरह वो काम करता है। तो सबसे पहले सरफेस के ऊपर क्या होगा, उसका डिस्पर्शन होगा। सो व्हाइट लाइट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर, ठीक है। दिस 7 कलर्स देन रिफ्लेक्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द ड्रॉपलेट एंड फ्रॉम द अनदर सरफेस इट इज रिफ्रैक्टेड टू रीच आवर आईज। और जो ऑब्जर्वर इधर उसके आए तक के 7 कलर्स इस तरह से पहुंचते, तो हमें आगे रेनबो दिखाई देगा, 7 कलर्स का पैटर्न दिखाई देगा। आगे दिन में तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है।